हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट्स, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हम प्रूफ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस थियरी, जो भी हाइगेंस ने अपनी वेव थियरी दी थी। एक बात और, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हाइगेंस की वेव थियरी ने रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ किया, रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया, साथ ही साथ उसने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, माफ़ करिएगा ये जहाँ पे मिस्टेक हो गया था, पोलराइजेशन को वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। हाइगेंस की वेव थ्योरी पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसके पीछे रीज़न ये था कि हाइगेंस ने लाइट को एक वेव माना तो था, लेकिन उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल वेव माना था। जबकि आप पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट आगे चल के पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लाइट होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव की तरह से बिहेव करती है, नॉन मैकेनिकल होती है। लेकिन हाइगेंस ने बोला था कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और ये मैकेनिकल वेव होती है। तो ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन हो पाई थी। रिफ्लेक्शन को हाइगेंस ने एक्सप्लेन कर दिया था, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को। पोलराइजेशन को ये नहीं कर पाए थे। तो जहाँ पे गलती हुई थी इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें प्रूफ करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमें यूज़ करना है हाइगेंस वेव थ्योरी का। यानी कि हम लाइट रेस की बात तो करेंगे ही करेंगे, हम मेन रूप से बात करेंगे वेव फ्रंट्स के बारे में। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ख़ास करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है तो आप इसको मिरर मानो। हमने माना कि ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। अब इस पे लाइट को इंसिडेंट कराना है, तो ठीक है, लाइट को हम इंसिडेंट करा रहे हैं यहाँ पे। तो पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट होंगी। तो जैसे एक लाइट हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, दिस वन इज आवर इंसिडेंट रे। जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है, पहला काम हमें ये करना होता है कि वहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। तो हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस वन इज आवर नॉर्मल, माफ करिएगा। एक नॉर्मल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये जो हमारी लाइट रे थी, ये हमारी थी इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अब आपको पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको हमने बोल दिया आई, ठीक है। कुछ और लाइट रेज हैं, एक और लाइट रेज हम ऐसे दिखा दे रहे हैं इसी के पैरेलल, जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है। ये हमारी हो गई लाइट रेज। ये लाइट रेज हम ध्यान देंगे दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइट रेज हैं। अब यहाँ भी हम नॉर्मल ड्रॉ किए, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, जब हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, तो ये भी हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई के बराबर, ठीक है ना। ये हमने जो भी दो यहाँ पे लाइट रेज दिखाई हैं, ये इंसिडेंट लाइट रेज हैं, ठीक है ना, ये और ये दोनों। अब साफ साफ पहली बात तो ये कि भैया हम वेव थियरी के बेसिस पे, हाइगेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें वेव फ्रंट्स की बात करनी चाहिए। तो हम इंसिडेंट लाइट रेस क्यों दिखा रहे हैं, हमें तो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स दिखाना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि ये चीज़ हम जानते हैं कि पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेस के लिए जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो प्लेनर वेव फ्रंट्स होते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इंसिडेंट वेव फ्रंट दिखाना है तो हम यहाँ पे प्लेनर वेव फ्रंट्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखाया एक प्लेनर वेव फ्रंट्स, तो एक वेव फ्रंट कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें लाइट रेस के बारे में पता है तो आप वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। वेव फ्रंट्स और लाइट रेस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आप बोलोगे यार कि ये जो एंगल होगा हमारे पास, दिस विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। एक बात और, ये अगर एंगल आई है तो आप बोलोगे ये आपका हो जाएगा 90 माइनस आई, ये आपका 90 माइनस आई हो जाएगा। ये चूंकि पूरा यहाँ से यहाँ 90 है तो ये आपका हो जाएगा फाइनली एंगल आई के बराबर, ठीक है ना। ये एंगल आई हो गया। साथ ही साथ एक बात और जो समझने वाली बात है वो ये कि ये जो आपको वेव फ्रंट्स दिख रहा है ना, जो खास करके हमने ग्रीन कलर से आपको दिखा रखा है, चलो हम यहाँ पे ओके, इस वेव फ्रंट्स पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे आप इस पॉइंट्स की बात करो चाहे आप इस पॉइंट की बात करो, सारे के सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, सबके सब अपनी वेव निकालेंगे, ठीक है। इनसे निकलने वाली वेव की स्पीड भी सेम होगी। अब आप ये कह सकते हो कि जब तक, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हमने बोल दिया ए और ये बोल दिया पॉइंट बी। एक बात और,
जब तक पॉइंट बी की वेव यहां तक पहुंचेगी, इस पॉइंट तक, मतलब अभी देखो, अब कहने का ये मतलब है कि ये ए बी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट तो है, लेकिन ए बी में सिर्फ ए जो है आपका सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है, बी अब इंसिडेंट हुआ नहीं है, आप इसको ऐसे कह सकते हो। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे ए बी हमारे पास है क्या। तो जो ए बी है ये हमारे पास है, इसको आप बोल सकते हो दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है ना, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। एक बात और, जब तक बी की वेव यहां तक पहुंचेगी, इसको हम नाम दे दें, इसको हमने बोल दिया ए डैश, बोल दो इसको ए डैश हम कह देते हैं, ए डैश। जब तक बी की वेव ए डैश तक पहुंचेगी तब तक ए से निकलने वाली वेव, यानी आप ये कह सकते हैं ना कि ए और बी एक तरह से सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेव है, ए भी वेव निकालेगा, बी भी वेव निकालेगा। तो बी की वेव तो अभी इसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ये जब तक यहां से यहां तक पहुंचेगी, मतलब मिरर तक, तब तक ए से निकलने वाली वेव रिफ्लेक्ट होगी कहीं इधर जा चुकी होगी। हाँ, एक बात हम जानते हैं, क्योंकि इसकी भी वेव सी स्पीड से ट्रेवल करेगी, इसकी भी वेव सी स्पीड से ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। तो अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे को दिखाना हो तो चलो रिफ्लेक्टेड रे को सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं हम कि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में होगी कैसे। तो हमारी ये कुछ रही रिफ्लेक्टेड, सॉरी ये कुछ हमारी रही रिफ्लेक्टेड रे, हमने कुछ ऐसे दिखा दिया, दिस वन इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये तो रिफ्लेक्टेड रे हमने दिखाया। हम आपसे बोलें कि व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे, ये भी तो रिफ्लेक्ट यहाँ से कहीं होगी, ये दो रिफ्लेक्टेड रे हमने दिखा दी, क्योंकि दो हमने इंसिडेंट रे दिखाई थी, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे। हमारा जो भी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के परपेंडिकुलर होगा। ये तो हम जानते हैं कि वेव फ्रंट्स और लाइट रेस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप ये कह सकते हो कि बी की वेव जब तक ए डैश पे पहुंचेगी तब तक एक से निकलने वाली वेव, यानी सोर्स ए की वेव, ये रिफ्लेक्ट होके कहीं इधर आ चुकी होगी। तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, अब हम उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो वो कुछ आपका ऐसा होगा। सो दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये एंगल भी जो आपका होगा 90 डिग्री होगा। भाई वेव फ्रंट्स और लाइट रेस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये अगर आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ए डैश है, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने बोल दिया बी डैश, ठीक है ना। तो ए बी डैश क्या है, ए बी तो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था, लेकिन ए बी डैश की अगर हम बात करें तो ये आपका है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब जरा एक बात और जो हमें ध्यान देनी है, वो ये कि वो क्या ध्यान देनी है, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर मान लें, जैसे हमने मान लिया कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो आप देखोगे ज्योमेट्री के हिसाब से ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एंगल आर। दूसरी बात कि बी से ए तक की, ए डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर हम बोलें बी ए डैश की बात करो, बी ए डैश, तो आप लिख सकते हो बी ए डैश बराबर होगा, भाई बी से जो निकलने वाली वेव थी वो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी से ट्रेवल कर रही थी, साथ ही साथ टी टाइम में मान लेते हैं कि इसकी वेव यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम ली है, तो वो हो जाएगा सी मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर, ठीक है ना। यानी सी स्पीड से टी टाइम में बी से लेकर ए डैश तक कितना डिस्टेंस होगा, तो आप बोलोगे सी इंटू टी के बराबर होगा। साथ ही साथ उतने टाइम में ये ए वाली वेव रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक पहुँच गई है, यानी ए बी डैश की अगर हम बात करें, हम आपसे पूछें कि व्हाट अबाउट ए बी डैश, आप बोलोगे वो भी हो जाएगा सी इंटू टी के बराबर। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव भी सी से ही ट्रेवल करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के साथ, चूंकि दोनों सेम टाइम की बात हो रही है, तो ये भी हो जाएगा सी टी के बराबर। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम दो ट्राइंगल की बात यहाँ पे करेंगे। एक तो हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी ए डैश, यानी हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए बी डैश ए डैश, ठीक है ना। ये हो गया ए बी डैश ए डैश, ये दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, आप बोलोगे ए ए डैश बराबर ए ए डैश, आप लिख सकते हो ए ए डैश इक्वल्स टू ए ए डैश, ठीक है ना। ए ए डैश बराबर ए ए डैश, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, आप ऐसे कह सकते हो कि दिस वन इज कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है।
दूसरी बात, एक एंगल की अगर हम बात करें तो ये देखो ए बी ए डैश, यानी ये वाला एंगल जो है, यानी एंगल ए बी ए डैश बराबर इस ट्राइंगल के ए डैश बी डैश ए, यानी एंगल ए डैश बी डैश ए। अब देखो कि दोनों एंगल जो है क्या है, वो 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री हमने ज़बरदस्ती नहीं किया, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो लाइट रेज होती हैं वो वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो B से लेकर A डैश है, ये आपका B A डैश है, वो किसके बराबर है, वो A B डैश के बराबर है, A B डैश के बराबर है, और वो C मल्टीप्लाइड बाई T के बराबर है। हमने यहाँ पे दिखाई रखा है, आप यहाँ से लिख सकते हो कि B A डैश बराबर A B डैश बराबर C मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है ना। यानी कि दोनों ट्राइंगल आपने क्लास 9th में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। दो साइड्स हमने बराबर कर दी, एंगल्स हमने बराबर दिखा दिए, तो आप ये कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ए डैश जी आपका इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमने लिया है, ए बी डैश ए डैश, ये हमने लिया। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप बोलोगे यार कि तब तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा ना वो आपका बराबर हो जाएगा। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहने का मतलब क्या, कि ये जो आपका आई होगा एंगल, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल इस पूरे के बराबर हो जाएगा, ये एंगल आर के बराबर हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हो रही कि ये आर कैसे हुआ, तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर। ये चूंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है ना, ये लाइट रेज और वेव फ्रंट ये तो परपेंडिकुलर होते हैं। ये आर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस आर, ठीक है ना। ये अगर 90 माइनस आर हो गया तो फिर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा आर, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है। तो इधर अगर 90 माइनस आर हो गया तो ये आपका एंगल हो जाएगा पूरा आर के बराबर। तो बस यही प्रूफ करना था। ये हालांकि इससे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस का तो कुछ मतलब बनता नहीं है, हाँ बोर्ड एग्जाम्स में वो लोग पूछ देते हैं कि आप प्रूफ करो हाइगेंस वेव थ्योरी के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप एक्सप्लेन करिए, प्रूफ करिए, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और यहाँ पर भी हम वही वेव थ्योरी की बात करेंगे जो भी हाइगेंस का था। तो फिर यहाँ भी हमने क्या करना है कि लाइट रेस को इंसिडेंट करना है। तो एक लाइट रे ऐसे आके इंसिडेंट हुई, चलो दो लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। दिस वन इज आवर सेकेंड लाइट रेस, ये इंसिडेंट लाइट रेस है। हम आपसे बोले कि अच्छा बताओ अगर इंसिडेंट लाइट रेस ये हैं तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा होगा। आप बोलोगे एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ये कुछ हमारा हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है ना। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ठीक है। जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना होता है, तो वो काम क्यों हम छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया आपका ये नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर भी ड्रॉ कर ही दो नॉर्मल, यहाँ पर भी हमने ड्रॉ कर दिया जी नॉर्मल, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, दिस वन इज आवर इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो फिर ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। भाई नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ही तो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। अगर ये आई है तो आप बोल सकते हो कि ये चूंकि पूरा 90 है तो 90 माइनस आई हो जाएगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो ऊपर वाला मीडियम है ना, इसको हमने मान लिया मीडियम 1। लेट अस सपोज दिस इज आवर मीडियम 1, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने मान लिया μ1। जो नीचे का मीडियम है, इस मीडियम को हमने नाम दे दिया मीडियम सेकंड, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो हमने बोल दिया μ2 के बराबर है। भाई कोई तो एक रेयरर होगा, कोई तो एक डेंसर मीडियम होगा। तो हमने मान लिया कि लेट अस सपोज कि जो सेकंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, यानी कि आपका जो मीडियम सेकंड है वो डेंसर मीडियम है, मीडियम 1 जो है आपका वो रेयरर मीडियम है। तो आप ऐसे इसको लिख भी सकते हैं कि ये जो मीडियम है हमारा रेयरर मीडियम है, ठीक है, और इधर जो मीडियम है ना हमारा, ये है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। दूसरी बात,
कि भाई दो मीडियम अलग अलग हैं, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, इसका मतलब कि दोनों में जो लाइट की स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट, वो अलग अलग होगी। तो इस मीडियम में हमने मान लिया स्पीड ऑफ लाइट v1 और इस मीडियम में हमने मान लिया स्पीड ऑफ लाइट, इसमें हमने मान लिया v2 के बराबर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जो हमें शुरू में अजूम करनी है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। अब ज़रा गौर करते हैं, वो ये कि ये जो वेवफ्रंट्स दिख रहा है, इस वेवफ्रंट्स का ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों सेम फेज में होंगे, ऑफ कोर्स होंगे दोनों सेम फेज पे। दूसरी बात कि अगर हम रिफ्रैक्टेड रे को बनाएं, तो चलो पहले हम एक काम करते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को बना ही लेते हैं। तो ये रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसे होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होना ही होना है इससे, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो रे का तो हमने आइडिया है ये होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको भी ऐसे बना ही देते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं अपनी, ये बोथ आर रिफ्रैक्टेड रेज, ये भी रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन इज ऑल्सो रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जो चीज़ जाननी है वो ये, इसको नाम दे देते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने किया था, इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी। ए बी आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पे हम कहीं लिख देते हैं ताकि भूल ना पाए। ए बी जो है आपका, दिस वन इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट पे जो ये पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है, साथ ही साथ बी की वेव जब तक यहां पहुंचेगी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए डैश। भाई बी की वेव जब तक ए डैश तक पहुंचेगी तब तक ए की वेव सेकंड मीडियम में कहीं आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, दोनों मीडियम स्पीड अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बी ए डैश और ये ए की वेव जितना डिस्टेंस कवर करेगी दोनों सेम नहीं होने वाले। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि बी की वेव को ए डैश तक आने में टाइम लग रहा है टी। कितना टाइम लग रहा है टी, तो ये बी ए डैश कितना हो जाएगा, तो बी ए डैश अगर आप लिखना चाहो तो आप बोलोगे यार कि बी ए डैश जो होगा ना, बी ए डैश ये हो जाएगा भाई, फर्स्ट मीडियम में ये वेव डिस्टेंस कवर कर रही है ना, अभी तो फर्स्ट मीडियम में बी से निकलने वाली वेव ए डैश तक आएगी, मतलब अभी फर्स्ट मीडियम में ही है। फर्स्ट मीडियम में हमने स्पीड मान रखा है वेव का v1, तो आप बोलोगे यार कि ये हो जाएगा v1 मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर। ठीक है, तब तक ए की वेव कहीं इधर आ चुकी होगी, मान लेते हैं कि ए की वेव कहीं यहां तक आ चुकी है, ये ए की वेव यहां तक आ चुकी है, बी की वेव आ चुकी है यहां ए डैश तक, तो ये इसको हम बोलते हैं बी डैश, इसको हमने नाम दे दिया, पॉइंट को बी डैश बोल दिया इस पॉइंट को। ठीक है, तो ए बी डैश कितना हो जाएगा, सो ए बी डैश इक्वल्स टू, भाई सेकेंड मीडियम में ये वेव चल रही है, सेकेंड मीडियम में हमने स्पीड को v2 मान रखा है, सो ये आपका हो जाएगा v2 मल्टीप्लाइड बाई टी के बराबर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक वेव को पहुंचने में टी टाइम लगा, यहां से यहां तक वेव को पहुंचने में टी टाइम लगा, यानी कि अब हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को जब ड्रॉ करना है तो आप बोलोगे यार कि चलो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को हम ड्रॉ करते हैं। सो दिस वन इज आवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जिसको हम बोलेंगे बी डैश ए डैश। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये भी लिख दे रहे हैं कि बी डैश और ए डैश आपका जो है, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ठीक है ना, साथ ही साथ ये अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब आर मान रहे हो ना, सॉरी ये अगर आर मान रहे हो ना, तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएगा आपका आर के बराबर हो जाएगा। क्यों, अब देखिए ये तो पूरा एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये अगर आर हो गया तो 90 माइनस आर, ये चूंकि पूरा 90 है, अब इसको लिख ही देते हैं, ये आपका हो जाएगा ये 90 माइनस आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये पूरा 90 डिग्री है तो ये अगर 90 माइनस आर हुआ तो ये फिर आपका आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जान ली, हमने जो भी डायग्राम में दिख रहा है वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है ना, अब एक्चुअल में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ये मतलब है ना कि हमें स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है, और स्नेल्स लॉ आपका यही है ना कि जो साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर होता है, ये एक कांस्टेंट होता है।
यही तो आपका स्नेल्स लॉ होता है और यही हमने प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप साइन आई कैलकुलेट करो। साइन आई, यहां से अगर हम साइन आई निकालें, साइन आई, तो साइन आई अगर निकालना है तो आपको कौन से ट्रायंगल पे फोकस करना पड़ेगा? ए बी ए डैश। तो हमने यहां पे लिखा इन ट्रायंगल ए बी ए डैश साइन आई इज इक्वल्स टू, इस आई के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी ए डैश, सो ये आपका हो जाएगा बी ए डैश डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा ए ए डैश। तो ये आपका हो गया ए ए डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, लगे हाथ साइन आर की बात कर ले रहे हैं। तो जब साइन आर की हम बात करेंगे ना, देखो पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, रे और वेव फ्रंट के बीच का एंगल 90 होता है। ठीक है, ये 90 हो गया। सो इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश, तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश। यहाँ से हम साइन आर लिखना चाहते हैं, साइन आर। सो साइन आर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका है ए बी डैश, सो ये आपका हो जाएगा ए बी डैश डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपका हो गया ए ए डैश, ये हो गया ए ए डैश। दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। साइन आई डिवाइड बाई साइन आर कर देते हैं लगे हाथ। सो हमारे पास आया साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, साइन आई की वैल्यू है बी ए डैश डिवाइड बाई ए ए डैश डिवाइड बाई साइन आर करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा ए बी डैश डिवाइड बाई ये हो जाएगा ए ए डैश। आप देखोगे ए ए डैश कैंसल आउट हो गया, सो बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, तो ये आपका हो जाएगा बी ए डैश डिवाइड बाई ए बी डैश। ठीक है, तो हमारे पास साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ये एक एक्सप्रेशन मिला। और बी ए डैश, तो आई थिंक बी ए डैश हमने कैलकुलेट किया है, बी ए डैश वी वन टी के बराबर है और ए बी डैश जो है वो वी टू टी के बराबर है, बी ए डैश वी वन टी। तो ये आपका हो जाएगा वी वन टी डिवाइड बाई ये हो गया वी टू टी, ये टी टी कैंसल आउट हो गया। ठीक है ना। सो साइन आई बाई साइन आर हमारे पास कितना मिला है? साइन आई डिवाइड बाई साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू वी वन डिवाइड बाई वी टू, ये चीज़ हमें मिली यहाँ पे। ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ाया था रे ऑप्टिक्स के अंदर, तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। वो ये कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, वो मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, यानी कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो आप यहाँ से ऐसा भी तो लिख सकते हो ना कि μ1 डिवाइड बाई μ2 इज इक्वल्स टू v2 डिवाइड बाई v1। ठीक है ना, ये चीज़। अब यही चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है। अब आप ध्यान दीजिएगा, μ1 बाई μ2 इक्वल्स टू v2 बाई v1, यानी कि v1 बाई v2 हम लिख सकते हैं μ2 बाई μ1। तो ये v1 बाई v2 जो है ना, अब ध्यान दीजिए, v1 बाई v2 की जगह पर लिख सकते हैं μ2 बाई μ1। तो हमारे पास फाइनली आ गया कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 है, तो ये आपका हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। और ये μ2 अपॉन μ1, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट टर्म होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये ओवरऑल क्या निकल के आ गया? कांस्टेंट निकल के आ गया। या फिर आपको अगर याद हो तो जिस तरीके से हम स्नेल्स लॉ लिखा करते तो हम कुछ ऐसे लिखते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका हो जाएगा μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा μ2 साइन आर। और यही तो हमारा स्नेल्स लॉ हुआ करता था। तो एक्चुअल में हमने स्नेल्स लॉ को यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है ना। तो जो समझने वाली बात है वो सिर्फ यही है कि वेव फ्रंट आपकी इंसिडेंट हुई, ये पॉइंट ए ये सरफेस पे है इंटरफेस पे, बी की वेव जब तक ए डैश तक पहुंचेगी, मान लेते हैं टी टाइम में पहुंच रही है, उसी टी टाइम में ए की वेव कहीं इधर निकल जाएगी सेकंड मीडियम में, क्योंकि ये सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो ये जो होगा v2 टी डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये जो होगा v1 टी के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा। साथ ही साथ आपको सिर्फ इन सब बातों का ध्यान देना है कि जो लाइट रेज होगी और साथ ही साथ जो वेव फ्रंट होगा उस लाइट रे के कॉरस्पॉन्डिंग वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये दोनों टॉपिक जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात की ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।